शुभ संध्या बच्चों। आज फिर मैं प्रैक्टिस के साथ उपस्थित हूँ तुम्हारे सामने। तो हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। 3 पार्ट को मैंने लिया है प्रैक्टिस के रूप में। थोड़े थोड़े प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। देखते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें मन के भावों का आदान प्रदान बोल कर किया जाता है, वह क्या कहलाता है? बोल कर। मौखिक भाषा, लिखित भाषा लिखकर, सांकेतिक संकेत के द्वारा, और मानक भाषा जो है वो स्टैंडर्ड हमारा भाषा जो चेंज होते रहता है कि अभी ऐसा। पहले देखो हम लोग हिंदी ना ऐसे लिखते थे, ठीक है, हिंदी। और अभी हिंदी का रूप कैसा आ गया है? ऐसा। इसको कहते हैं मानक भाषा। समय समय पर थोड़ा सुविधा के लिए चेंज होते रहता है। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। भाषा के लिखित रूप को दर्शाने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? शब्द तो नहीं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, और शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। व्याकरण शुद्ध लिखने को बताता है, उसका तरीका बताता है। लिपि कहते हैं भाषा के लिखित रूप को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का, ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं बच्चा? लिपि कहते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी रोमन अंग्रेजी का होता है, गुरुमुखी पंजाबी का लिपि है, और देवनागरी हिंदी इसी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी फारसी उर्दू के लिए होता है, ठीक है। तो हमारा उत्तर जो है क्या है? देवनागरी। 5वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मातृभाषा कहलाती है? देखो यहाँ ये जो शब्द आया है मातृभाषा, उसी से पता चल रहा है कि माता से रिलेटेड ये भाषा है, माँ से रिलेटेड, ठीक है। पहला विकल्प है जिसे बच्चे स्कूल में सीखते हैं, नहीं। ख है जिसे अधिकांश लोग बोलते हैं, नहीं। ग जिसका प्रयोग सरकारी कार्यों में होता है, नहीं। घ जिसे बच्चा परिवार से सुनकर सीखता है, सही। समझे? तो मातृभाषा यही है कि जिसे बच्चा परिवार में सीखता है। 6ठा है हमारा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक है? हम लोगों ने क्या देखा ऊपर में कि भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब उसी से रिलेटेड ये 6ठा प्रश्न भी है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक है? अरबी नहीं है, फारसी नहीं है, अंग्रेजी नहीं, तमिल है, तमिल, ठीक है। शुरू। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, ठीक है। अस्वर की क्या विशेषता है? हमारा दूसरा प्रश्न है कि अस्वर की क्या विशेषता है, ठीक है। पहला विकल्प पढ़ते हैं, क इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, गलत है, ठीक है। यह सबसे लंबा स्वर है, ये भी गलत है। यह केवल संस्कृत में प्रयोग होता है, गलत है। इसका उच्चारण अलग से नहीं किया जाता है, ये वाला विकल्प हमारा अंतिम जो घ विकल्प है वो सही है। तीसरा प्रश्न है, इनमें से किन वर्णों को अयोगवाह कहते हैं? ठीक है, देखो अ आ ई क्या है बच्चा? स्वर में आता है, स्वर स्वर, ठीक है। क ख ग व्यंजन में आता है,
यर लव अंतस्थ है, ठीक है। अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। अंग और अय को अयोगवाह कहा जाता है, मतलब विकल्प घ सही है। चौथा, किन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख में गर्मी पैदा होती है? ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे बता दिया कि यर लव को अंतस्थ कहते हैं, तो ये नहीं होगा। संयुक्त व्यंजन में दो स्वर रहित व्यंजन होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। स्पर्श व्यंजन क्या है कि इनके उच्चारण के समय जिह्वा हमारे मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा? ऊष्म व्यंजन मुख में गर्मी पैदा करती है। ऊष्म का मतलब ही होता है गर्मी, तो ये होगा ऊष्म व्यंजन। वो कौन कौन से होते हैं? तीनों श, तलाब्य श, तीनों स और हा। देखो ये चार होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। तलाब्य श, दंत स, तलाब्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। समझे? इन चारों को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। पांचवा, हलंत चिन्ह का क्या अर्थ है? हलंत का क्या अर्थ है? देखो हलंत हम लोग कहाँ लगाते हैं, मतलब जैसे क में हलंत लगा दिए तो इसका मतलब ये आधा ही है, स्वर नहीं है इसमें, तो ये स्वर रहित है। स्वर का चिन्ह संयुक्ताक्षर नहीं, व्यंजन का स्वरहीन रूप, यही ख। ख वाला हमारा उत्तर है, अनुस्वार भी नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। संधि का अर्थ क्या है? पहला विकल्प चेक करो, वर्णों के अलग होने की प्रवृत्ति। अलग नहीं, संधि का अर्थ तो जोड़ होता है, ठीक है, तो ये वाला विकल्प जो है वो गलत है। ख वाले में चढ़ते हैं, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। हाँ, ये हो सकता है, यही है, हो सकता है नहीं, यही उत्तर है। वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं बच्चा? संधि कहते हैं। ठीक है, भाषाई परिवर्तन की प्रवृत्ति ये नहीं है। वर्णों का विच्छेद भी नहीं है, विच्छेद तो संधि का विलोम होता है, विच्छेद, इसलिए ये भी नहीं है। तो संधि का अर्थ क्या है? वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। दूसरा, दीर्घ संधि में कौन से स्वर मिलकर दीर्घ बनते हैं? देखो दीर्घ संधि में कौन से स्वर मिलकर दीर्घ बन, जैसे मान लो कि जोड़ के पहले अ है और उसके बाद अ या आ, कुछ भी, मतलब समान स्वर रहेगा तभी दीर्घ होगा। समझ गए? तो पहला वाला जो उत्तर है वो देखो, अ और ई मिलकर बनते हैं, नहीं बनते हैं। ख उ और री मिलकर बनते हैं, नहीं बनते हैं। ग ई और उ मिलके बनते हैं, नहीं बनते हैं। देखो यहाँ अ और अ, दोनों अ और अ दोनों समान स्वर है, यही विकल्प हमारा सही है। समझे? अब आगे बढ़ते हैं। गुण संधि में अ या आ के बाद ई आने पर क्या बनता है? ए बनता है। अ या ई को जोड़ते हैं तो ए बनता है। ठीक। चौथा, संधि विच्छेद का क्या अर्थ है? देखो संधि या विच्छेद तोड़ना, विच्छेद तोड़ना, संधि जोड़ना, तो संधि विच्छेद मतलब तोड़ना, अलग अलग करना। संधि करना नहीं, ख अलग करना सही। ठीक है, वर्णों को अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। मेल करना नहीं, भाषा की प्रक्रिया नहीं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद च या छ आने पर किसमें बदलता है?
श में। ठीक है, तो ये जो उत्तर है घ वो सही है। उत जोड़ नति का संधि पर परिवर्तन क्या है? गलत है। उतानति, उतत्ति भी गलत है। उन्नति, उन्नति एक शब्द है। ठीक है, ये गलत। तो विकल्प ग सही है। अयादि संधि में ए के बाद अ आने पर क्या बनता है? ए के बाद अ आने पर क्या बनता है? ए के बाद यदि अ आता है तो अय बनता है। ठीक है ना, अय बनता है। समझ गए हैं? आई के बाद आता ना तो मात्रा बढ़ा तो यहाँ पे ये होता आय। तो फिर से एक बार समझते हैं कि अयादि संधि में ए के बाद अ आने पर अय बनता है। ख गलत है, ग गलत है, घ गलत है। निम्न में से कौन सा विकल्प संधि का भेद नहीं है? देखो, स्वर संधि होता है, व्यंजन होता है, विसर्ग होता है, गति संधि कुछ नहीं होता है। तो ये संधि का भेद नहीं है। धन्यवाद। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, है ना, और प्रैक्टिस करते रहिए।